तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या फंडा है ना? तो समझते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो क्या हुआ, जब स्टडी की गई और देखा गया तो कुछ कंपाउंड जैसे कि NaCl हो गया है ना, या कैल्शियम सल्फेट हो गया, तो कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके लिए जब थ्योरेटिकली वैल्यू निकाली गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो डिफरेंट आ रही थी। राइट? अब ऐसा क्यों हो रहा था, जबकि यानी इनके लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। जबकि कुछ कंपाउंड थे जैसे कि ग्लूकोज है ना, सुक्रोज, तो इन सब के लिए आपकी थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यूज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ये डिफरेंस कहाँ आ रहा था? तो फिर बाद में समझ में आया कि ये जो आपके कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि NaCl हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिसोसिएट होते हैं अपने कोरस्पोंडिंग आयंस में। तो जब ये अपने कोरस्पोंडिंग आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो आपको पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब इनमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो डिफरेंस आ रहा है किसमें, ऑब्जर्व में और थ्योरेटिकल में, वो किसकी वजह से आ रहा है, आइदर एसोसिएशन की वजह से या डिसोसिएशन की वजह से। किसके, सॉल्यूट मॉलिक्यूल के। तो इसकी वजह से एक फैक्टर यहाँ पे डिफाइन किया गया, किसने किया था, वो वॉन्ट ऑफ ने किया था। वो फैक्टर हमारा कहलाता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसके बेसिस पे आपका क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वो वेरी करता है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे फैक्टर वो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो हेडिंग डालना वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। अब ये वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या बताता है, पहले अपन ये समझते हैं कि बताता क्या है, फिर बाद में इसकी वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, है ना। और यही है अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। तो जो वांट ऑफ फैक्टर है ये आपका वैल्यू बताता है क्या, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब क्या हो गया, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये ऐसा ही फॉर्मूला क्यों आया, तो अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली जब हमने नॉर्मल मेथड से NaCl की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमने नॉर्मल मेथड से NaCl के लिए क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन किया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। तो देखा गया कि थ्योरेटिकली लेट्स से एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 2 atm आ रही थी, लेकिन जब भी इसके लिए एक्सपेरिमेंटली सेम कंडीशन पे वैल्यू निकाली गई, ठीक है, तो चेक किया गया कि ये जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो 4 atm आ रही थी। यानी ऑलमोस्ट क्या आ रहा था, डबल आ रहा था। तो ये ऑलमोस्ट डबल किसकी वजह से आ रहा था, यानी इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक फैक्टर है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस फैक्टर को वॉन्ट ऑफ ने क्या बोला, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो वो फैक्टर अगर हमें निकालना हो, लेट्स से वो फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है, तो आप क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को डिवाइड कर दोगे किससे, ऑब्जर्व वैल्यू से, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी फैक्टर को वॉन्ट ऑफ ने क्या नाम दिया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और आई से उसको रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आया वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, आई का ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ऑस्मोटिक प्रेशर से समझते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, है ना। कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूँ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में RTL के साथ ले जाता हूँ, तो RT अपॉन V। मैंने कंसंट्रेशन को मोल अपॉन वॉल्यूम लिख दिया। अब मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल को लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू RT अपॉन V। तो यहाँ से जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखता हूँ तो वो मॉलिक्यूलर मास की क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आती है वो आपकी मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो जब आप वॉन्ट ऑफ फैक्टर को
मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में डिफाइन करोगे तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी उल्टा क्या, थ्योरेटिकल या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का, अपॉन ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। आप ऑब्जर्व भी लिख सकते हो या दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो इसके लिए, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा क्या था, वांट ऑफ फैक्टर निकल के आ रहा था, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर से क्या हुआ कि हमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट निकल के आ रही है इस फैक्टर की वजह से, तो इन्हें अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल दिया, ठीक है। तो अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके केस में डिफाइन होगी, जब कोई कंपाउंड एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है। तो आपको पता है ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो NaCl अगर अपन एज ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करें तो NaCl कितना हो गया, NaCl ये जो कंपाउंड है ये एक कंपाउंड हो गया, लेकिन जब ये आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन दो आयन्स में ब्रेक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, इसलिए 2 के फैक्टर से क्या हो रही थी, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, यानी डबल हो रही थी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ तक नोट कर लो, अब हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे किसी भी कंपाउंड के लिए, कि अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है। हाँ सिद्धिका, दोबारा से समझना एक बार, देख लो। सिंपल सा फंडा है कि कुछ कंपाउंड थे जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, जो कि ना तो एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते, तो उनके लिए जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज कैलकुलेट की गई तो वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों की आई, सेम निकल के आई, ठीक है। यानी जैसा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी वही थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड थे जैसे कि NaCl हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, इन कंपाउंड्स के लिए थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही थी। अब डिफरेंट कैसे आ रही थी तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन होगा पाई इक्वल टू Cr। तो उसी कंसंट्रेशन उसी टेम्परेचर पे जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो वो आया 2 atm, ये था थ्योरेटिकल, यानी हमने कैलकुलेट करके निकाला। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसी टेम्परेचर पे सेम कंसंट्रेशन पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या किया, कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4 atm आ रही है, यानी जस्ट डबल आ रही है। इट मींस आपका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। कितने फैक्टर से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अगर हम देखें तो 2 के फैक्टर से चेंज हो रहा है। 2 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 2 को हम डिफाइन करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं क्या कर दूं, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दूं, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये जो 2 का फैक्टर है यहाँ पर, इससे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी को वांट ऑफ में क्या नाम दिया, वांट ऑफ फैक्टर आई, जिस फैक्टर से आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो अगर अपन NaCl की बात करें तो NaCl एक कंपाउंड है। अगर पूरे NaCl की बात करें तो ये ऐसे एक पूरा यूनिट एक काउंट करेगा या एक पार्टिकल की फॉर्म में हम इसे काउंट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे वाटर में डालोगे ये अपने आयंस में Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। Na प्लस आयन अलग मूव करेगा, Cl माइनस अलग मूव करेगा, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो गई। तो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसे हम दो आयंस या दो पार्टिकल के फॉर्म में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये आपके चेंज हो गए। एक्चुअली में हम मान के चल रहे थे एक, लेकिन निकल के कितने आ रहे हैं, दो पार्टिकल। तो इसी के लिए हमने वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन किया। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर निकल के आता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, ऑब्जर्व का मतलब है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में हो गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है, तो उसको भी अपन ऑस्मोटिक प्रेशर से समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से जब आप देखोगे तो जो आपका पाई है वो C इक्वल टू RT होता है। C मतलब कंसंट्रेशन, जिसको हम मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मोल को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। यानी कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कोई सा भी एग्जांपल लेके देखो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में आई को डिफाइन करना चाहें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में तो एक्सपेरिमेंटल ऊपर होता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो आपका आई कैसे डिफाइन होगा, ऊपर आ जाएगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आई को डिफाइन करेंगे। ये तो हो गया आई का डेफिनेशन। अब आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ आई या वांट ऑफ फैक्टर,
यही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ आई या वांट ऑफ फैक्टर, है ना। कैसे करेंगे, एक मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर आई को हम डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute actually present ठीक है, उस टाइम पे एक्चुअली कितने प्रेजेंट हैं एट दैट टाइम, अपॉन एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट टाइम अपॉन number of particle initially taken, number of particle initially taken। ये हम आई का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं NaCl सबसे पहले। तो NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि 100% आयनाइज होते हैं। तो NaCl आपका 100% ब्रेक होता है। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी वो 100% आयनाइज होते हैं। कुछ नहीं दिया है तो हर सॉल्ट के लिए हमें क्या मानना है, 100% आयनाइजेशन मानना है, जब तक कुछ ना दिया हो। इफ नथिंग सॉल्ट के लिए, ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। ये नोट कर लेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बोलते हो कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो अगर कोई भी सॉल्ट है तो उसको हमें क्या मानना है, 100% आयनाइजेशन मानना है। जैसे कि NaCl है, तो NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। मान लेता हूँ आपको हमेशा t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल टाइम पे जो भी आपने सॉल्यूट लिया है उसके इनिशियल मोल कितने मानने हैं, 1। तो ये कितना होगा, 0। ये भी कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियली ना Na प्लस था ना Cl माइनस था। जैसे टाइम कंप्लीट हुआ है पूरा डिसोसिएट हो गया। अब ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो NaCl का जो कंपाउंड है वो 0 बचेगा, पूरा का पूरा कितना किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। यहाँ पे 1 मोल ही है तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। अब हमें इसका क्या डिफाइन करना है, आई डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखो। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो इस टाइम पे कितना पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूट का टोटल, तो ये तो 0 प्लस 1 अपॉन टोटल इनिशियली टेकन, इनिशियली कितना लिया था 1, तो इसके लिए जो आई डिफाइन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब ये ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सारे वीक होते हैं। तो ये वीक एसिड है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 50% डिसोसिएट हो रहा है, बताओ इसका आई क्या होगा। तो एसिडिक एसिड कैसे ब्रेक होगा, CH3COO माइनस एंड एसिड है ना, तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन वही हम मानेंगे, t इक्वल टू 0 पे इसके इनिशियल मोल कितने हैं, 1। ये कितना रहेगा, 0। ये भी कितना रहेगा, 0। t इक्वल टू टी टाइम पे लेट्स से 1 में से अब कितना जाएगा, देखो कितना परसेंट डिसोसिएशन दिया है यहाँ पे, 50%। तो 1 का 50% कितना होता है, हाँ सिद्धिका, 1 का 50%, 1/2। हाँ 1/2 यानी 0.5। तो इसमें से 0.5 डिसोसिएट होगा। अब देखो इसके 1 से इसका 1 मोल बनता है, इसका डिसोसिएट कितना हुआ है, 0.5। तो इसका भी कितना बनेगा, 0.5, और इसका भी कितना बनेगा, 0.5। तो अब इसका आई डिफाइन करना है। तो आई कैसे डिफाइन करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अच्छा ये 1 माइनस 0.5, ये कितना बच जाएगा, 0.5। तो इन सबका एडिशन यानी 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन इनिशियली टेकन। इनिशियली कितना लिया आपने, इसका 1 लिया था, तो कितना आ गया इसका 1.5 आ गया ना। यानी जब ये 50% डिसोसिएट हो रहा है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर हमें यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 1.5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आई कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, उन सबका आई कैलकुलेट करना है। यहाँ तक नोट कर लो और फिर इन सबका आई कैलकुलेट करो।
ठीक है। सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट, कुछ नहीं दिया है, अब आपको चेक करना है क्या है ये, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। AXBY, उसने बोल दिया ये आपका सॉल्ट है ना, और कुछ नहीं दिया है तो इसका आई बताना है। फिफ्थ, लेट से अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ थर्ड क्वेश्चन को। उसने एल्यूमिनियम सल्फेट ही लिया है, लेकिन बोल दिया है कि सिर्फ वो आपका जो डिसोसिएट हुआ है उस कंडीशन पे, जो भी कंडीशन रही होगी उस पर वो 70% डिसोसिएट हुआ है, तो इसका ही बताओ। फिर नेक्स्ट उसने ले लिया AXBY, अगेन वो बोल रहा है कि अभी जो भी कंडीशन रही होगी उस कंडीशन पे ये सिर्फ 70% डिसोसिएट, 70 नहीं, लेट से डाटा चेंज कर देते हैं, 60% डिसोसिएट हो रहा है, तो बताओ इसका। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इन चारों क्वेश्चन में आप फटाफट से आई कैलकुलेट करके बताओ इन चारों का वन ऑफ फैक्टर क्या है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन 3 क्या दिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम डिसोसिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता है कि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्जेस को, ये जो भी यहाँ लिखा होता है, तो देखो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस आ गया, एल्यूमिनियम कितने टाइम है, 2 टाइम, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2L3 प्लस प्लस, ऐसे ही सल्फेट कितने टाइम है, 3 टाइम, और सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 माइनस, तो ये तो हमारे पास रिएक्शन हो गई जिसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है। अब हमें आई निकालना है, तो t इक्वल टू 0 पे, बोर्ड पे इस पे देख लेना स्क्रीन पे, t इक्वल टू 0 पे हम क्या मान लेंगे, इनिशियल मोल 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। t इक्वल टू टी टाइम पे 1 में से कितना परसेंट, कुछ नहीं दिया, मतलब ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे, यानी 100% एसोसिएट मानेंगे, तो ये 0 बचेगा। अब इसके 1 से इसका 2 बनता है तो 1 से 2 ही बनेगा, 1 से 3 बनता है तो ये 3 बनेगा, तो अब आई निकालना है इस केस में, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल एडिशन 0 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 अपॉन इनिशियल, इनिशियल कितना था 1, देख लेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो ये 5 हमारा इसका आई है। हाँ पृथ्वीराज, 3.8 आया आपका 6 वाले का या 5 वाले का, देखते हैं। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं, तो फोर्थ वाला है हमारा AXBY, जरा इसका डिसोसिएशन समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई, y a के ऊपर जाएगा तो a के ऊपर चार्ज आ गया y प्लस पहले तो, अब a कितने टाइम से, तो a x टाइम है यानी x आगे आ गया, प्लस x b के ऊपर जाएगा, बाद में लिखा है इसलिए b के ऊपर चार्ज आ गया x माइनस, b कितने टाइम से, y टाइम, तो ये y भी x माइनस हो गया। ठीक है, तो ये इसका डिसोसिएशन हो गया, y निकालना है, t इक्वल टू 0 पे मान लो इनिशियल ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, t इक्वल टू t पे कुछ नहीं दिया, सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लाइट मानेंगे, 100% डिसोसिएट मानेंगे, तो ये 0 बचेगा, 1 से x बनता है तो 1 से x ही बनेगा, ये y बनेगा, तो इसका आई कितना हो गया, इसका आई आ गया x प्लस वाई अपॉन इनिशियल कितना था 1, यानी x प्लस वाई, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ में हमें दिया हुआ है कि Al2SO4 होल थ्राइस है, लेकिन वो 70% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो अब आपको रिएक्शन तो लिखनी आ गई, ये डिसोसिएट होके क्या देगा भाई, ए ट्वाइस Al3 प्लस N3SO4 2 माइनस, है ना। अब 70% हमें डिसोसिएशन कराना है, तो कैसे कराएंगे, t इक्वल टू 0 पे मान लो 1, ये कितना 0, ये कितना 0, t इक्वल टू टी पे 70% जाएगा, किसका, 1 का, 1 का 70% होता है 0.7, यानी 0.7 डिसोसिएट करेगा, इसके 1 से इसका कितना बनता है, 2 बनता है, इसका डिसोसिएट कितना हो रहा है 0.7, तो इसका बनेगा कितना, 2 टाइम्स 0.7, यूनिटरी मेथड। किसी को अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो वो डब्बा बना लेना जो क्लास में सिखाया है। ठीक है, तो 2 इंटू 0.7 ये तो हो गया 1.4, ऐसे ही। अब इसके 1 से सल्फेट के 3 मोल्स बनते हैं, तो 0.7 से कितना बनेगा, 3 टाइम्स यानी कितना, 3 इंटू 0.7 यानी कितना हो गया 2.1। अच्छा, यहाँ रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1 माइनस 0.7, यानी ये तो 0.3 रह गया। अब इसका आई निकालना, आई निकालना यानी जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है सबका एडिशन, यानी 0.3 प्लस 1.4 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल कितना था 1, तो ऐड करो इसको, तो कितना हो गया ये 3.2.1, 3.8। हाँ 3.8 हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल 1 यानी 3.8 हमारा आंसर है। ये हमारा फिफ्थ वाले का ही था।
अब 6 वाले पे आते हैं। 6 वाले में हमें दिया हुआ है AXBY और ये दिया हुआ है कि ये सिर्फ 60% डिसोसिएट हो रहा है। अब सिर्फ 60% डिसोसिएट हो रहा है तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख दें कि हो जाएगा XEY प्लस YB X माइनस, ये इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे हम मान लेते हैं ये इनिशियल है 1, ये 0, ये 0, ठीक है। t इक्वल टू टी टाइम पे 1 में से कितना जाएगा 60%, तो 1 माइनस 0.6। अब इसके 1 से इसका कितना बन रहा है x बन रहा है, तो 0.6 से कितना बनेगा यूनिटरी मेथड 0.6 टाइम x, 1 से x बन रहा है तो 0.6 से 0.6x बनेगा। सिमिलरली 1 से इसका कितना बन रहा है y बन रहा है, तो 0.6 से कितना बनेगा 0.6y, है ना। अच्छा यहाँ पे बचा कितना, ये हो गया 0.4। तो आई कैसे निकालेंगे, आई हम निकालेंगे टोटल इन सब का एडिशन, तो एडिशन करोगे तो कितना हो गया 0.4 प्लस 0.6x प्लस 0.6y डिवाइडेड बाई इनिशियल, इनिशियल कितना है 1, तो ये हो गया 0.6x प्लस y प्लस 0.4, ये हमारा इसका आई होगा, ठीक है। तो ये था आई निकालने का तरीका इन कंपाउंड्स के लिए। तो ये सब आपको क्लियर हुआ है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, नोट हो गया सभी का? Yes, no doubt. ठीक है लिखो। 7th क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा दे रहा हूँ। H3PO4 है ना, फास्फोरिक एसिड होता है। क्वेश्चन ने बोला ये 60% डिसोसिएट हो रहा है, आई बताओ इसका। चलो जल्दी से सॉल्व करो। देखो H3PO4 डिसोसिएट कैसे होता है, तो ये तो आपको पता, ये देगा 3H प्लस PO4 3 माइनस, ऐसे ही होगा। अब आप क्या करोगे, आप t इक्वल टू 0 पे इसके 1 मोल मान लोगे, तो ये 0, ये 0, देख लो इधर बोर्ड पे देख लो, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे ये मान लिया, t इक्वल टू टी टाइम पे, अब t इक्वल टू टी टाइम पे हमें मानना पड़ेगा, मानना नहीं, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, 60% डिसोसिएशन हो रहा है। 60% डिसोसिएशन हो रहा है मतलब 1 में से कितना जाएगा, 1 में से इसका 60% यानी 0.6 जाएगा, तो ये तो रह गया 0.4, कितना बच गया। इसके 1 से इसका 3 बनता है, तो 0.6 से इसका 3 इंटू 0.6 यानी 1.8 बनेगा, ठीक है। इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो 0.6 से इसका 0.6 बनेगा, तो आई क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सब का एडिशन, यानी 0.4 प्लस 1.8 प्लस 0.6 अपॉन इनिशियल कितना था 1, यानी ये कितना आ गया इन सब का एडिशन 2.8, तो ये आंसर है भाई हमारा इसका।